हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज लेकर के आए हम एक और नया क्लास, और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टैरिफ बैरियर्स के बारे में, है ना। ये वही टैरिफ बैरियर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स का काम करता है। तो आज के क्लास में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, दैट मीन्स कि जो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, है ना, उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम पे हम लोगों को कौन कौन से टैरिफ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। तो हमारे टैरिफ बैरियर्स कितने तरह के हैं, वो इंपोर्ट में कौन कौन से टैरिफ बैरियर्स लगते हैं, वो कितने तरह के लगते हैं, है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और हम लोग को एक्सपोर्ट में क्या टैरिफ बैरियर्स लगते हैं या नहीं लगते हैं, और अगर नहीं लगते हैं तो उसका रीजन क्या है, और टैरिफ नहीं लगते हैं तो हम लोग को उसके जगह पे क्या लगता है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले आज के क्लास में सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम लोग को क्या रोकता है ना। कौन सा चीज है जो हम लोग के फ्लो को बढ़ाता है, कौन सा चीज है जो हमारे फ्लो को घटा रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज करके हम लोग सारी चीजों पे आते हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्लास में हम लोग इन सारी चीजों पे बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे दूं कि अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी होने वाली है, तो आप लोग दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह की नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, या फिर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन चाहिए हो, जो कि चाहिए ही होता है, तो उन चीज़ों के लिए आप लोग इस टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, और साथ साथ आपको सारे नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, है ना। और इसके अलावा आप लोग हमें फाइंड कर सकते हैं नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने अलग अलग कई सारे कोर्सेज को लॉन्च किए हुए हैं। तो उस कोर्सेज आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से उस कोर्स में आप खुद को इनरोल करा ले और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंफॉर्मेशन, और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास के तरफ, जहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले थे टैरिफ बैरियर्स के बारे में, है ना। तो टैरिफ बैरियर के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड वाला, उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, और इससे हम लोग ये जान पाएंगे कि हम लोग को जो टैरिफ बैरियर लग रहा है वो क्यों लग रहा है और वो क्यों जरूरी, ठीक है। तो इंटरनेशनल एक्सक्यूज मी, इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये दो काम करते हैं हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या होता है, इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या होता है, तो इंपोर्ट से होता है हमारा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो। हमारा जो भी रिजर्व है, हमारे कंट्री का जो करेंसी है, वो करेंसी क्या हो रहा है, किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, है ना। तो दूसरे कंट्री से सामान को खरीदने को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और जब हम लोग दूसरे कंट्री से सामान खरीदेंगे तो उसको पे करना पड़ेगा, और जब हम लोग पे करेंगे तो क्या होगा, हमारे करेंसी का आउटफ्लो होगा, होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो हमारी करेंसी का आउटफ्लो होगा। तो कोई भी कंट्री क्या चाहेगा कि उसका जो करेंसी है, उसका जो फॉरेन रिजर्व है, वो आउटफ्लो हो, या उसकी कंट्री पे फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो हो। इनफ्लो हो जाएगा, है ना। तो इनफ्लो कैसे होगा, हम लोग करते हैं जो भी एक्सपोर्ट, उसके लिए हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, और जब हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम लोग के पास फॉरेन करेंसी का क्या होता है, इनफ्लो होता है। अब इन दोनों में चीजों पे आप बताओ कि कोई भी कंट्री क्या चाहेगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो चाहेगा या फिर आउटफ्लो चाहेगा। ऑब्वियसली बात है सर, कि कोई भी कंट्री क्या चाहेगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो चाहेगा अपने कंट्री पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, और इंपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट को करना हम लोग को रोकना पड़ेगा, है ना।
इंपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे, और एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इसी से तो हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा इनफ्लो बढ़ेगा, आउटफ्लो कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी का रिजर्व को बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए लगाए गए हैं बैरियर्स। बात समझ में आया कि इस इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या लगाया हुआ है, बैरियर्स लगाया हुआ है। ठीक है, और इस इनफ्लो को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस इनफ्लो को बढ़ाने के लिए हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं, है ना। पहले हम लोग बैरियर्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इंसेंटिव पे, क्योंकि आज का जो क्लास है वो बेस्ड होने वाला है बैरियर्स पे, है ना। टैरिफ बैरियर्स हम लोग पढ़ने वाले अलग अलग तरह के, तो हम लोग का क्लास होने वाला है इस तरफ वाले में, लेकिन हम लोग इसको भी समझ के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या कर, हम लोग को रोकना था हमारे आउटफ्लोज को, है ना। फॉरेन करेंसी के जो आउटफ्लो है उनको क्या करना है, रोकना है। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं। बैरियर्स कैसे लगा रहे हैं, हम लोग टैरिफ बैरियर्स लगा रहे हैं, और हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं, है ना। तो टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है, टैरिफ बैरियर का मतलब होता है वो टैक्स जो हम लोग किसी भी गुड्स के प्राइस पे लगा देते हैं, है ना। कोई भी सामान जो हम लोग विदेशों से मंगवा रहे हैं अपने कंट्री पे, उस सामान के प्राइस पे जो टैक्स लगा देते हैं, है ना, उस इंपोर्ट पे जो टैक्स लगा देते हैं, इंपोर्ट ऑन प्राइस पे, उसको हम लोग कहते हैं टैरिफ बैरियर। ठीक है, हाँ। और जब हम लोग उसके प्राइस के बजाय उसके क्वांटिटी पे बैरियर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। दोनों बातें क्लियर हुई कि जब हम लोग प्राइस पे कोई टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो टैरिफ बैरियर कहलाएगा, और जब हम लोग उसके क्वांटिटी पे बैरियर्स लगा देंगे तो वो नॉन टैरिफ बैरियर कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग इधर वाले पार्ट को देख लेते हैं कि हम लोग तो रोकना चाहते थे हमारे इंपोर्ट को, तो इसके लिए क्या किया, हम लोग बैरियर्स लगा दिए, एक टैरिफ और एक नॉन टैरिफ। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी तो चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंसेंटिव। ठीक है, और ये इंसेंटिव किस तरह की है, ये इंसेंटिव गुड्स के लिए अलग है और सर्विस के लिए अलग है। जो गुड्स के लिए इंसेंटिव दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं MEIS, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। इसका फुल फॉर्म है ये, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके तहत इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं उन बिजनेस पर्संस को जो हमारे कंट्री का सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री पे। और जो सर्विस के लिए होता है उसको, उसके लिए हम लोग इंसेंटिव देते हैं SEIS, है ना, सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। तो एक हमारा स्कीम है गुड्स के लिए, एक स्कीम है हमारा सर्विस के लिए। इन दोनों स्कीम के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं अब इन दोनों में थोड़ा और आगे। ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। तो हम लोग पहले क्या देख रहे थे, टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर में क्या क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह के टैरिफ के बैरियर्स है, और उसको हम लोगों ने बांट रखा है अलग अलग पार्ट्स पे, है ना। तो वो क्या क्या है, एक बार हम लोग उसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, टैरिफ बैरियर है और नॉन टैरिफ बैरियर है। पहले हम लोग टैरिफ बैरियर की बात करते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे जो टैरिफ बैरियर्स लगाए गए हैं, उसमें पहला बैरियर है हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी और दूसरा बैरियर है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी। सामान मंगवाने और सामान भेजने के लिए जो ड्यूटीज लगाई गई हैं उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। और ये किस बेसिस पे होती है, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जब हम लोग टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं तो वो तीन तरह की टैरिफ बैरियर्स हैं। पहला है हमारा वो है स्पेसिफिक ड्यूटी, दूसरा है हमारा एड वैलोरम ड्यूटी, और तीसरा है हमारा कंपाउंड। ये तीनों से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा और इसको पहले समझ लीजिए कि क्या है। तो जो स्पेसिफिक ड्यूटी है
स्पेसिफिक ड्यूटी वो एज पर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, एज पर क्वांटिटी होती है। जब हम लोग क्वांटिटी के हिसाब से, उसके वेट के मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग उस पर टैक्स लगाते हैं, तो उस ड्यूटी को कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी, है ना। जब किसी सामान के हम लोग प्राइस के हिसाब से टैक्स लगा दे तो उसको बोलते हैं हम लोग एड वॉल्यूम ड्यूटी। ये कैसे होता है, ये होता है प्राइस से, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा कि स्पेसिफिक ड्यूटी जो है वो क्वांटिटी पे लगता है और एड वॉल्यूम ड्यूटी जो है वो प्राइस पे लगता है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि कोई सामान हम लोग मंगवा रहे हैं, हाँ, कोई हम लोग मंगवा रहे हैं पेंटिंग, किसी दूसरे कंट्री से हम लोग खरीदे हैं क्या, पेंटिंग खरीदे। अब पेंटिंग का क्या वैल्यू होगा, उसके प्राइस से ही वैल्यू होगा, उसको उसके वेट से तो हम लोग उसको मेजर करेंगे नहीं, है ना। तो जब हम लोग कोई पेंटिंग मंगवा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके प्राइस के हिसाब से उस पर टैक्स लगा देंगे। तो वो किस तरह का टैक्स होगा, वो हो जाएगा एड वॉल्यूम वाला टैक्स हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और अगर हम लोग मंगवा रहे हैं कोई सामान जिसका मेजरमेंट होना है उसके क्वांटिटी के बेस पे, किसके बेस पे, उसके क्वांटिटी के बेस पे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ड्यूटी बोलेंगे, ठीक है। ओके, कंपाउंड ड्यूटी क्या होता है, जब हम लोग क्वांटिटी और प्राइस दोनों मिला करके किसी चीज पर टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड ड्यूटी, है ना। लाइक गोल्ड, गोल्ड का रेट क्या चल रहा है प्लस उसका वजन कितना है, ठीक है, दोनों हम लोग मिला करके क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लगा रहे हैं टैक्स। तो वैसा टैक्स क्या कहला जाएगा, वैसा क्या टैक्स कहलाएगा, कंपाउंड टैक्स, ठीक है, कंपाउंड टैरिफ। तो ये दो हो गए। ये इसके बाद हमारे पास है तीसरा, तीसरा क्या है हमारा टैरिफ का बैरियर, टैरिफ का बैरियर हमारे पास पर्पस के हिसाब से। तो पर्पस क्या है, तो पहला जो है हमारा है रेवेन्यू पर्पस, कि हम लोग टैक्स लगाकर क्या करना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है, कि हम लोग टैक्स लगा करके क्या करना चाह रहे हैं, हम टैक्स लगा करके हमें अपने कंट्रीज के प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग क्या होता है कि लाइक कि कोई फॉरेन कंट्री किसी सामान का प्रोडक्शन कर रहा है और वो सामान हमारे इंडिया में भी मिलता है, ठीक है, हमारे इंडिया में मिल रहा है और कोई दूसरा कंट्री उस सामान का सेम प्रोडक्शन अपने कंट्री पे भी कर रहा है, लेकिन वो हमारे कंट्री में आकर के मार्केट शेयर को गेन करने के लिए क्या करेगा, यहां आकर के नुकसान में सामान बेचना शुरू कर देगा। दैट मीन्स कि बहुत कम दाम पे सामान को बेचना शुरू कर देगा। वो लॉस करके जब सामान बेचने लग जाएगा तब क्या हम लोग उसको बोलेंगे कि वो अपने सामान को यहां डंप कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसके सामान को डंप ना होने दे, इसके लिए हम लोग जो टैक्स लगाते हैं उसको कहते हैं हम लोग एंटी डंपिंग, ठीक है। फिर है हमारा चौथा काउंटर वेलिंग, ठीक है। काउंटर वेलिंग एक ऐसा टैरिफ है, जैसे कि हम लोग इधर बात किए थे ना इस तरफ में, कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो काउंटर वेलिंग क्या है, इसी इंसेंटिव को काउंटर करने का काम करता है, कि जैसे हम लोग अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं, वैसे ही दूसरा कंट्री भी तो अपने प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव दे रहा होगा। तो दूसरा कंट्री अपने प्रोड्यूसर को जितना इंसेंटिव दे रहा है उतना ही टैक्स उस पर अगर हम लोग अलग से लगा दे तो वो सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन पे उस टैरिफ को हम लोग बोलते हैं काउंटर वेलिंग टैरिफ, क्योंकि वो उसको काउंटर करने का काम करता है, ठीक है। ओके, और हमारा चौथा जो है टैरिफ बैरियर वो है रिलेशन के बेसिस पे। रिलेशन के बेसिस पे ऐसे है कि हमारे पास एक सिंगल कॉलम टैरिफ सिस्टम है और एक हमारा डबल कॉलम टैरिफ सिस्टम है, ठीक है। सिंगल कॉलम टैरिफ सिस्टम क्या है कि सारे लोगों के लिए हमारे पास जो टैरिफ का रूल रेगुलेशन है वो सेम है। डबल कॉलम में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे जो दोस्ती वाले कंट्रीज हैं, है ना, जिस कंट्रीज के साथ हमारा क्या है रिलेशन बढ़िया है, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए क्या करते हैं कि हम लोग अलग से टैरिफ सिस्टम बनाते हैं, और उसके अलावा जो बाकी के कंट्रीज बच जाते हैं
उनके लिए हम लोग अलग से टैरिफ सिस्टम बनाते हैं। तो इस दो सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम बनाते हैं सिंगल कॉलम का और दूसरा हम लोग बनाते हैं डबल कॉलम का। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं हमारे नॉन टैरिफ वाले बैरियर्स की तरफ। तो नॉन टैरिफ वाला बैरियर क्या क्या है हमारा, जिसमें हम लोग ये टैक्स जो लगाते हैं वो प्राइस करके टैक्स नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस प्राइस के अलावा अलग अलग तरह के जो टैक्सेस लगा देते हैं, अलग अलग बैरियर्स लगा देते हैं, वो बैरियर्स क्या कहलाता है, नॉन टैरिफ बैरियर कहलाता है। तो उसमें से एक पहला जो है हमारा नॉन टैरिफ बैरियर वो क्या है, कोटा सिस्टम। और एक और बात का ध्यान रहे कि ये नॉन टैरिफ वाला जो बैरियर है इस वाले से ज्यादा खतरनाक है ना। ये क्या है, ज्यादा डेंजर है टैरिफ वाले मामले में, है ना। तो पहला है हमारे पास कोटा सिस्टम, कि कोटा ही फिक्स कर दिए। ठीक है, कि कोटा ही फिक्स कर दिए कि इससे ज्यादा सामान हम लोग मंगवा ही नहीं सकते। ठीक है, इससे ज्यादा सामान हम लोग मंगवा ही नहीं सकते। लाइक कि अगर हमारे इंडिया में अभी आईफोन का प्रोडक्शन अभी तक तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन जब होगा तब होगा, उसकी बात की है। लेकिन अगर अभी हम लोग क्या करें, उसके कोटा पे लगा दे बैरियर कि 1000 क्वांटिटी से ज्यादा का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, तब क्या हो जाएगा, आपके पास कितना भी पैसा है, आप 1000 से क्वांटिटी से ज्यादा अब तो जा नहीं सकते, तो हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, वो सबके पास एक्सेसिबल नहीं होगा, है ना। तो टैरिफ बैरियर होने से क्या हो रहा है कि आप एक टाइम पे तो ज्यादा पैसा देकर के भी खरीद लोगे, लेकिन नॉन टैरिफ वाले में क्या हो रहा है कि वो रहेगा ही नहीं, वो क्वांटिटी का लिमिटेशन है, तब फिर आप उसको ले भी नहीं पाएंगे, है ना। तो कोटा सिस्टम हो गया हमारा पहला नॉन टैरिफ बैरियर। दूसरा हो गया कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट किए कर देंगे कि इस स्टैंडर्ड से नीचे अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग अपने टेरिटरी में आने नहीं देंगे, है ना। बहुत सारे कंट्रीज का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, और अगर आप उसके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे तो वो उस प्रोडक्ट को अपने कंट्री में बिकने नहीं देगा। लाइक कि बहुत सारे मेडिकल वाले मेडिसिन वाली चीज़ों पे आपने सुना होगा कि कई सारी मेडिसिन है जो हमारे इंडिया में तो चलती है, लेकिन बहुत सारी कंट्री ने उसे अपने कंट्री में बैन कर रखा है ना। तो क्या हो रहा है कि उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सूट नहीं कर रहा है, वो उस पर नहीं आ पा रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, बैन कर दे स्टैंडर्ड के नाम पे। फिर क्या है कि है हमारे पास डोमेस्टिक कंटेंट, कि वो जो भी प्रोडक्ट होगा वो डोमेस्टिक कंटेंट पे ही होगा, ताकि यहाँ के लोग उसको पढ़ करके उसके बारे में जान सके, उसको समझ सके। दैट मीन्स कि हर एक प्रोडक्ट पे जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, हाउ टू यूज, है ना, क्या क्या उस पर कितना एनर्जी है, कितना कार्ब है ना, कितना शुगर है, कितना फैट है, ये सब सारा डिटेल जो दिया हुआ रहता है वो एक ऐसे लैंग्वेज पे हो जो वहाँ के लोग समझ सके। तो वो क्या हो गया कि डोमेस्टिक कंटेंट। अगर वो कंटेंट मान लीजिए हमारे पास कुछ हर एक प्रोडक्ट पे चाइनीज पे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन रहेगा, तो हम लोग उस प्रोडक्ट को की जो लेबलिंग में लिखा हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके समझ नहीं पाएंगे कि इस पे लिखा हुआ क्या है ना। तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डोमेस्टिक। फिर हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट लेबलिंग। वो लेबलिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो उसी हिसाब से लेवल्ड होना चाहिए जैसा कि कंट्री के हर कंट्री का अपना अपना सेट किया हुआ है। ठीक है, और एक और है जो है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, कि पैकेजिंग के लिए भी क्या हो रहा है, एक दिया गया है सिस्टमैटिक रूल को, जिससे क्या करना है कि आपको पैकेजिंग उसी नियम और कानून के तहत करना है, और आप उसके नीचे जाकर के पैकेजिंग का काम किए तो भी वो क्या होगा, वो आपको बेचने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे हैं हमारे क्या, टैरिफ और नॉन टैरिफ के बैरियर्स जो हम लोग लगाते हैं अपने इंपोर्ट को रोकने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए, इस ये तो समझ में आ गया, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर अपने नोटबुक में अपने हिसाब से जो जैसे भी आपको सुविधा हो इसको लिख करके रख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग इसके देखते हैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पे, और एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे टैरिफ्स को। तो जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, वैसे वैसे यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, और ऑरिजिन में क्या देखे थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी देखे थे और इंपोर्ट ड्यूटी देखे थे। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिया हुआ है। एक्सपोर्ट ड्यूटी कंसिस्ट ऑफ जनरल और स्पेसिफिक टैक्सेस
on goods or services that become payable when the goods leave the economic territory or when the service are delivered to non-resident। ठीक है, जब भी कोई सामान क्या हो रहा है हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, जो टैक्सेस लगाएंगे उस टैक्सेस को बोलेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इसी तरह से हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में जब कोई सामान आ रहा है या सर्विस आ रहा है और उस टाइम आने के टाइम पे जब हम लोग कोई टैरिफ लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, हम बताए भी थे इसके बारे में। तो क्या क्या है क्वालिफिकेशन में, है हमारा एड वॉल्यूम ड्यूटी। एड वॉल्यूम ड्यूटी किस तरह से लगाए हुए थे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लगाए। देखिए, it is levied as a percentage of the total value of the imported common duty, कि उस कितने का सामान है, कितने का सामान है जब भी बात होता है कि उसका वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है ना, और जितना उसका वैल्यू है जितना उसका प्राइस है उसके बेसिस पे हम लोग लगा देते हैं टैक्स, और उस टैक्स को बोलते हैं हम लोग एड वैल्यूम ड्यूटी। ठीक है जब हम लोग लगा देते हैं क्वांटिटी पे तब उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी, और स्पेसिफिक ड्यूटी का एग्जांपल दिया हुआ ही है ना। स्पेसिफिक ड्यूटी इज लीव्ड पर फिजिकल यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी, कि कितना पीस हम लोग मंगवा रहे हैं, कितना क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, और क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग उस पर लगा देंगे टैक्स, और उस क्वांटिटी के हिसाब से जब भी लगा देंगे टैक्स तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी। तीसरा हमारा कंबाइंड ड्यूटी, जब हम लोग प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मिला करके जब हम लोग कोई टैक्स लगाते हैं तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, कंबाइंड और या फिर कंपाउंड ड्यूटी। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वैल्यूम ड्यूटी ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस देयर कैन बी अ कंबाइंड ड्यूटी व्हेन 10% ऑफ वैल्यू एंड $1 पर किलोग्राम। देखिए यहां पर क्या हो गया कि वैल्यू और किलोग्राम दोनों आ गया, कि प्राइस भी है और क्वांटिटी है, दोनों को मिला करके हम लोग लगाते हैं इस टैक्स को। चौथा है हमारा स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। अच्छा, ये मैंने लिखना भूल गया था ऊपर में, जब हम आपको पूरा एक साथ में एक चार्ट दिए हुए थे तो वहां पर ये नहीं था, तो इसको भी देख लीजिए क्या है। द ड्यूटी विच वेरीज अलोंग विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी और सीजनल ड्यूटी, है ना। जब क्या कर रहा है वो वेरी कर रहा है अलोंग विद द प्राइस, और जब अलोंग विद द प्राइस कोई चीज वेरी कर रहा है और उस पर जब हम लोग टैक्स लगा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी कहेंगे। ठीक है, ओके। और इसके बाद वाला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो हमारे पास कितने तरह के पर्पस थे, 4 तरह के पर्पस थे जो हम लोग देखे थे ऊपर में। तो रेवेन्यू टैरिफ ये कब था, जब हम लोग पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। प्रोटेक्टिव टैरिफ कब था, जब हम लोग अपने डोमेस्टिक वाले प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग लगाते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ। एंटी डंपिंग क्या था, एंटी डंपिंग हम लोग दूसरे कंट्री का सामान जो है यहाँ पर आकर के डंप ना हो जाए उसके लिए हम लोग क्या लगा रहे थे, एंटी डंपिंग का ड्यूटी लगा रहे थे। देखिए एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए इसका। डंपिंग इज द कॉमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस बिलो देयर नॉर्मल कॉस्ट और इवन बिलो देयर मार्जिनल कॉस्ट। इसके बारे में बात कर रहे थे कि जब कोई कंट्री क्या कर रहा है, लॉस में जाकर के सामान बेच रहा है ना। लॉस में जाकर के सामान बेचने को क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। तो कोई कंट्री क्या कर रहा है, अपने सामान को डंप कर रहा है, तो उस डंप से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, एंटी डंपिंग का ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, ओके। फिर एक है हमारे पास काउंटर वैलिंग का। ठीक है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ये ड्यूटी क्या कहता है, सच ड्यूटीज आर सिमिलर टू एंटी डंपिंग, ये एंटी डंपिंग के जैसा ही है ड्यूटीज, बट आर नॉट टू सर्व। देखिए क्या है, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज टू notify the benefits offered through cash assistance or subsidies by the foreign countries to its manufacturer, है ना। हम लोग काउंटर वैलिंग ड्यूटी तब लगाते हैं, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि जब दूसरा कंट्री क्या करता है, अपने प्रोड्यूसर को इंसेंटिव प्रोवाइड कर देता है कि जा करके दूसरे कंट्री में सामान बेचो, हम जो वहां पर जो टैक्स लग रहा है उतना ही इंसेंटिव हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, जहां पर उसको टैक्स लगना चाहिए वहां पर उसको इंसेंटिव मिल करके उसका टैरिफ जो है क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अगर ऐसा हमें पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है
जिसमें उसको इंसेंटिव मिल रहा है और यहाँ आकर के तभी वो कम दाम पे बेच रहा है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, टैरिफ को बढ़ा देंगे। और उस टाइम पे क्या बोलेंगे उसको, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन हम लोग देखे थे, सिंगल कॉलम टैरिफ होता है और डबल कॉलम टैरिफ होता है। तो सिंगल कॉलम टैरिफ क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम टैरिफ रेट्स आर फिक्स्ड फॉर वेरियस कमोडिटीज एंड सेम रेट आर मेड एप्लीकेबल टू इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। सारे कंट्रीज के लिए जो टैरिफ का रेट होगा, है ना, जो रूल रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, सब कंट्री के लिए एक समान होगा। लेकिन डबल कॉलम टैरिफ में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो दोस्ती वाले कंट्रीज हैं, जिस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन बढ़िया है, उनके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, टैरिफ को कम रख रहे हैं, और उसके अलावा जो बाकी का कंट्री बच गया उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड रेट अलग रख रहे हैं, है ना। तो इस टाइम पे हम लोग के पास क्या हो जाता है, दो तरह का टैरिफ रेट हो जाता है। एक कम वाला जो हमारे दोस्तों के लिए है, मतलब जिसके साथ हमारा रिश्ता बढ़िया है उनके लिए, और एक वो टैरिफ रेट जो बाकी बचे हुए कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा टैरिफ का सारा मतलब डिस्क्रिप्शन। तो टैरिफ बैरियर्स में इतने ही टैरिफ थे। अब हम लोग देखेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स को, है ना। तो नॉन टैरिफ बैरियर में हम लोग बात किए थे वैसा बैरियर जो हम लोग टैक्स के जैसा नहीं लगा कर क्या करते हैं, उसके क्वांटिटी पे रोक लगा देते हैं, उसके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड पे के हिसाब से रोक लगा देते हैं, है ना, डोमेस्टिक कंटेंट। तो यही सब उसका डिस्क्रिप्शन एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर इज अ वे टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूजिंग ट्रेड बैरियर्स इन अ फॉर्म अदर देन अ टैरिफ। टैरिफ नहीं लगा क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरा तरीका अपना रहे हैं अपने कंट्री में इंपोर्ट को रोकने के लिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्लूड्स कोटा, कोटा हम लोग फिक्स कर सकते हैं, एम्बार्गोज, सेंटेंस एंड लीव्स, ठीक है। These barriers do not affect the price of the imported goods but only the quantity of imports। ये प्राइस को किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, इसके क्वांटिटी पे बैरियर्स लगाते हैं और उसको रोकने का काम करते हैं। तो सबसे पहला क्या है इसमें, इसमें है कोटा सैंपल। कोटा सिस्टम क्या कहता है, अ कंट्री में फिक्स इन एडवांस द लिमिट ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। किसी कमोडिटी का कितना क्वांटिटी आप मंगा सकते हो वो पहले से ही फिक्स किया हुआ रहेगा कि इससे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कितना भी पैसा देने के लिए कोई तैयार क्यों ना हो जाए। तो ये है हमारा कोटा सिस्टम। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्या कहता है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रहा है, इंपोज प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर इंपोर्टेड आइटम्स। हर एक आइटम का क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दे रहा है कि इस स्टैंडर्ड से नीचे का अगर प्रोडक्ट होगा तो वो हम अपने कंट्री पे बिकने नहीं देंगे। तो वो भी क्या है, एक तरीका है अपने कंट्री पे इंपोर्ट को कम करने का। इफ द इंपोर्टेड आइटम डू नॉट conform to established standard, the imports are not allowed। ठीक है, ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मस्ट कंफर्म टू, ये वही स्टैंडर्ड वाला बात कर रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बात किए थे ना कि बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हमारे इंडिया में बैन है, इंडिया में यूज हो रहे हैं, पर दूसरे कंट्रीज ने क्या कर रखा है, उसे बैन कर रखा है अपने कंट्री पे, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सूट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, हो गया प्रोडक्ट स्टैंडर्ड का बात हो गया। तीसरा जो है वो हमारा है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का। डोमेस्टिक कंटेंट का क्या रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट इंपोज करता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। कि अगर कोई सामान है हमारे बाजार में जो बिक रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें डोमेस्टिक कंटेंट में ही उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होना चाहिए। अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट है, कोई जापानीज प्रोडक्ट है, और वो अगर हमारे कंट्री में किसी चीज को भेज रहा है और अपने कंटेंट में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन भेज रहा है, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना है कि हम लोग एक बैरियर्स लगा रखे हैं कि अगर आपको सामान बेचना ही है तो आपको हमारे डोमेस्टिक कंटेंट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा है हमारा प्रोडक्ट लेबलिंग। प्रोडक्ट लेबलिंग क्या है देखते हैं। Certain nations insist on specific labeling of the product. For example, the EU insists on product labeling in major languages spoken in EU. Such formalities created problems for exporters. तो ये प्रोडक्ट लेबलिंग क्या कर रहा है कि एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो क्या होगा, कम सामान भेज पाएंगे, और कम सामान आएगा तो ऑब्वियसली क्या है, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है क्या करने का, इंपोर्ट को कम करने का। और इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लेबलिंग का काम करते हैं, जो पहले से डिस्क्राइब्ड होता है कि प्रोडक्ट का लेबलिंग कैसा होना चाहिए, है ना। और अगर आप उस प्रोडक्ट के लेबलिंग को रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर बिकने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या है, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। सर्टेन नेशंस इंसिस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, लाइक कि बहुत सारी कंट्रीज में ने क्या कर रखा है कि प्लास्टिक यूसेज को बैन कर रखा है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक के रैपर पे क्या हो रहा है, पैक हो करके जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको बेचने से रोक देंगे। वो कहेंगे कि हमारी कंट्रीज में प्लास्टिक बैन है तो हम लोग इसको अपने कंट्री पे इंपोर्ट होने नहीं दे सकते। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे हम लोग, पैकेजिंग का जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म्स है, उसको सारे को फुलफिल करेंगे, तो ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करने दिया जाएगा, हम लोग को अपने सामान को दूसरे कंट्री पे भेजने और बेचने दिया जाएगा। काउंसलर फॉर्मेलिटीज, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी सेट किया गया है नॉन टैरिफ वेरियस में ही। वो क्या है, अ नंबर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज डिमांड दैट द शिपिंग डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड काउंसलर इनवॉइस सर्टिफाइड बाय देयर काउंसिल। देखिए ये क्या है ना, कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो भी हैं, लाइक कि इंडिया क्या कर रहा है कि कोई प्रोडक्ट को भेज रहा है दूसरे कंट्री पे बेचने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या कर, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसको सर्टिफाइड करता है कि वो प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, वो उसमें कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, वो हेल्दी और अनहेल्दी, इस तरह से बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उनको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लाइक कि गोल्ड के लिए काम कर रहा है कि हॉलमार्क है तो वो गोल्ड क्या है, प्योर है, हॉलमार्क नहीं है तो वो क्या है, प्योर नहीं है। फूड प्रोसेस एफपीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या पैकेज फूड को सर्टिफाइड करता है कि वो सेफ है, हेल्दी है या नहीं है, इस तरह से, है ना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे सर्टिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। तभी जाकर के वो क्या होगा, नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर पाएगा और वहां पर कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा आज का था क्लास, और आज के क्लास में हम लोग सारे चीज़ों पे बात लगभग कर ली है कि हमारे पास टैरिफ बैरियर क्या क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या है, और हर बैरियर में क्या हम लोग डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने टैरिफ बैरियर्स के 4 अलग अलग चीज़ों को देखा, 4 अलग अलग बेसिस पे टैरिफ बैरियर्स को देखा, और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी देखा कि हर बैरियर्स में क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आप इसको अपने हिसाब से अपने नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आप कम टाइम पे खुद को रिवाइज के लिए तैयार कर सकें, है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन वाले टाइम जब क्या होती है ना, एग्जामिनेशन वाले डेट बहुत पास आ जाते हैं, तब बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ना होता है। तब क्या होगा कि इस तरह से अगर आपके पास शॉर्ट में बहुत सारी चीजें लिख करके रखी हुई हैं एक जगह पे, तो आप कम समय पे उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, है ना। आप जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा इस तरह की और क्लासेस लेकर के आने के लिए। और अगर क्लास में किसी भी तरह की कमी लगी होगी तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग अपने आने वाले क्लास में इंप्रूवमेंट के साथ उस क्लास को लेके आ सके आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।